बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर स्टडी कर रहे थे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा, उसके बाद जो है हमने रिसेप्टर्स को पढ़ा और हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया था। नर्वस सिस्टम यानी वो सिस्टम जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करता है थ्रू नर्व इम्पल्सेस। तो नर्व इम्पल्सिस के जरिए हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन हो रही है उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, और उसको हमने मुकम्मल स्टडी कर लिया। हमने देखा उसके अंदर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रेन उसको स्टडी किया, स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी किया। नर्वस सिस्टम में जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, उनको स्टडी किया। न्यूरॉन्स किस तरह एक इम्पल्स जनरेट करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, इसको भी हमने स्टडी किया। फिर हमने रिसेप्टर्स पर बात की, रिसेप्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स देखी, स्किन में कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी हमने देखा। अब हम नर्वस सिस्टम के एक आखिरी टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, ये है नर्वस डिसऑर्डर्स, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम में पैदा होने वाली चंद खराबियां। दैट इज कॉल्ड नर्वस डिसऑर्डर्स। तो हमारे नर्वस सिस्टम में जो है चंद खराबियां भी हो जाती हैं जिससे हमारी बॉडी में फर्क पड़ता है। उन खराबियों को जो नर्वस सिस्टम में हो रही होती है उनको हम कहते हैं नर्वस डिसऑर्डर्स। बहुत सारी हैं लेकिन हमने हमारे सिलेबस में ये तीन इंक्लूड है जी। एक एल्जाइमर, दूसरा पार्किंसन डिजीज और तीसरा एपिलेप्सी। पहले एल्जाइमर की बात करते हैं। एल्जाइमर क्या होता है जी? हमारा जो ब्रेन में हमने पढ़ा था कि हमारे ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं जी। एक पार्ट होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा जो है बहुत बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। और इस फोर ब्रेन में भी हमारे पास जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो ऐसा क्वाइल पार्ट जो हमने देखा था, क्वाइल पार्ट होता है जिसमें हमारी सारी याददाश्त, सारी मेमोरी स्टोर हुई भी होती है। इसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी सेरेब्रम कहते हैं जी। और सेरेब्रम का ये जो स्टार्टिंग पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है जी, ये काफी बड़ा पार्ट है जी और इसमें आपकी समझ लें सारी मालूमात स्टोर हुई है। याद है आपको? डायग्राम में भी दिखाया भी था। तो इस सेरिब्रल, ये जो सेरिब्रम होता है इसका ये जो क्वाइल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेरिब्रल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। न्यूरॉन से बना हुआ होता है जी और उम्र के साथ साथ उम्र हो जाती है, खासकर इसकी जो रीजन है अल्जाइमर डिजीज का वो एज होती है, ओवर एज। तो उम्र के साथ साथ यहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो खराब होना, डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। डिजनरेट का मतलब होगा कि जी वो खुद से खराब हो रहे हैं जी, अपने परफॉर्मेंस उनकी खराब हो रही है, वो जाया हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स जो हैं वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे हिप्पोकैम्पस होता है जहाँ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है, उनके भी न्यूरॉन्स जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं एल्जाइमर डिजीज। बहुत ही स्लो स्लो होते हैं जी और एज इसका रीजन है। हमारे ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स वक्त के साथ साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता खराब होते जाएंगे, स्लो स्लो होंगे। तो जाहिर बात है 50 60 70 साल की अगर एज पहुंचेगी तो फिर ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स है ये काफी हद तक खराब हो जाएंगे। तो अब जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस के जो न्यूरॉन्स डीजनरेट होंगे तो इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी हमारी सारी इंटेलिजेंस, हमारी सारी मालूमात स्टोर हुई है। हिप्पोकैम्पस में हमारी सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो स्टोर हुई होती है। तो होगा क्या? हमारी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, याददाश्त खराब होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम बायोलॉजी के टर्म में कहते हैं डिमेंशिया। तो डिमेंशिया होना शुरू हो जाता है जी, आपकी याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाएगी। यही वजह अक्सर आपने देखा होगा 60 70 80 साल के जो लोग होते हैं जिनकी काफी एज होती है तो उनको बहुत पुरानी लंबी जो लॉन्ग टर्म्स मेमोरी होती है ना तो वो याद होती है, ना ही उनकी याददाश्त को इतनी मजबूत होती है। बात बातों पे चीजें भूल जाते हैं, याददाश्त भूल जाते हैं, चीजें याद नहीं रहती हैं, बंदों के नाम भूल जाते हैं, रिश्ते भूल जाते हैं। तो इस बीमारी को हम कह रहे होते हैं एल्जाइमर। बहुत ज्यादा ही अगर हो जाए, अगर बहुत ज्यादा एज हो जाए, बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स जो है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं तो याददाश्त एक तो बहुत हद तक गायब गायब हो जाती है, बहुत हद तक भूल जाते हैं, हेलुसिनेशंस भी होने लग जाते हैं लोगों को। यानी कि जो है वो वहम आना शुरू हो जाते हैं लोगों को और जो है वो बैलेंस भी खराब हो रहा होता है। तो इस बीमारी को हम कह रहे होते हैं एल्जाइमर डिजीज। कुछ भी इसका इलाज नहीं है जी, बस एहतियाती है। तो उसके बाद दूसरी हमारी जो डिजीज है वो है पार्किंसन डिजीज। ठीक है जी, तो पहले मैं अल्जाइमर दिखा दूं आपको कि आहिस्ता आहिस्ता, प्रोग्रेसिव का मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो न्यूरॉन्स डीजनरेट होंगे हमारे कहाँ के, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के और हिप्पोकैम्पस के, जिससे हमारी जो है वो याददाश्त खत्म हो जाएगी। बड़ी स्लोली ये होता है जी प्रोसेस। और ज्यादा जो केसेस होते हैं, ज्यादा खतरनाक जो केसेस होते हैं उनमें जो है फिर इंसान की याददाश्त के साथ साथ हेलुसिनेशन भी होती है, एंजाइटी भी होती है, डिल्यूजन्स भी होने शुरू हो जाते हैं, धोखाधही यानी धोखा होने लग जाता है उनको, और बैलेंस वगैरह आउट होता है, डिसोरिएंटेशन।
यानी कि वो चलते चलते एकदम बिल्कुल जो है ना सुन हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा वो कहाँ मौजूद है, कहाँ खड़े हुए हैं, ऐसा डिसऑरिएंटेशन, ये डिजीज कहलाती है, ये डिसऑर्डर कहलाता है एल्जाइमर। नेक्स्ट जो दूसरी है जी, उसको हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज। इसमें भी हमारे नर्व टिश्यूज, न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, लेकिन जो ब्रेन का बेसल गेंगेलिया होता है उस पार्ट के, बेसल गेंगेलिया हमारा जो समझ लें इस तरफ होता है, यहाँ पर मौजूद होते हैं जी बेसल गेंगेलिया, यहाँ के नर्व टिश्यूज जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, इस बीमारी को आप कह रहे होते हैं पार्किंसन डिजीज। यहाँ पर भी वही एज का मामला है, बहुत ज्यादा एज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे यहाँ नर्व टिश्यूज जो है बेसल गेंगेलिया के, वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो अगर बेसल गेंगेलिया के न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे होते हैं तो इसको हम कह रहे हैं पार्किंसन डिजीज। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के या हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स जो है वो डिजनरेट हो रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं अल्जाइमर। अब जब पार्किंसन डिजीज यानी कि बेसल गेंगेलिया के जो न्यूरॉन्स हैं जब वो डिजनरेट होते हैं, वो खराब होते हैं, तो फिर जो है इसका जो है काफी असर आने लग जाता है इंसान की जो है वो बैलेंस खराब, पहले तो अगर शुरू में तो वो सही पैदल चल रहा है, फिर उसको सहारे के जरिए चलना पड़ जाता है, स्टिक वगैरह के जरिए, बैलेंस बड़ा खराब हो जाता है उसका, मसल्स कप कपाने लग जाते हैं, उसके हाथ कप कपाने लग जाएंगे, उसके अंदर कमजोरी आ जाएगी, बैलेंस खराब हो रहा होगा बहुत ज्यादा। अगर ये सीवियर केसेस होंगे तो वो बिल्कुल पहले होते थे ना लाठियां पकड़ के चल रहे होते हैं, वो पर कहीं पार्किंसन डिजीज है। फिर और ज्यादा डिजेनरेट होंगे तो फिर वो लाठियों से बजाय उनसे चला नहीं जा रहा होता, बैलेंस खराब हो रहा होता है। तो ये इफेक्ट हो रहा होता है, दोनों साइड्स जो है बॉडी के वो इफेक्ट होंगे। ठीक है जी, क्योंकि बेसल गेंगेलिया जो है वो दोनों साइड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इनके ये नहीं है कि सिर्फ एक हाथ में बैलेंस आउट हो रहा है, दोनों हाथों में जो है इनके कपकपाहट आ रही होती है, लर्जा तारी हो रहा होता है, बैलेंस आउट हो रहा होता है। इसका इसके में एक दवाई दी जाती है जिसको हम कहते हैं ल्यूडोपा। लीडोपा जो है हमारी बॉडी में जाता है तो एक अमाइनो एसिड की एक शक्ल होती है, ये हमारी बॉडी में डोपामाइन, ये हमारी बॉडी में एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लीडोपा जो टैबलेट है ये हमारी बॉडी में जाती है और एक एंजाइम की मदद से ये डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और डोपामाइन जो है फिर हमारी जो बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं पार्किंसन डिजीज के उसको मिनिमाइज कर रही होती है, बैलेंस वगैरह थोड़ा आपको सुन हो जाता है क्योंकि वो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। तीसरी है जी इपिलेप्सी। इसको जो है वो अक्सर आप कहते हैं मिर्गी के दौरे, उर्दू जबान में हम कह रहे होते हैं मिर्गी के दौरे। ये है जी, एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, अचानक जो है उसके दिमाग में अचानक से जो है बहुत ज्यादा ही अजीब अजीब से इम्पल्सिस बनना शुरू हो जाएंगे, यानी ज्यादा एबनॉर्मल तरीके से बहुत ज्यादा हाई इम्पल्सिस बनना शुरू हो जाएंगे, झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं दिमाग में इम्पल्सिस के। तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, ये बच्चों बड़ों सबको हो रहा होता है, नॉर्मल इंसान होगा जी, बिल्कुल अपने नॉर्मल काम कर रहा है, सारा दिमाग सही काम कर रहा है, बट अचानक से हमारे दिमाग में एकदम से जो है वो एबनॉर्मल तरीके से नर्व इम्पल्स डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जी कि उसको फिर जो है वो झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, सीजर्स मतलब झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके मसल्स वगैरह जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, गर्दन के मसल्स, हाथ वगैरह के मसल्स एकदम जो है वो स्टिफनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है उनके मसल्स के अंदर। सीजर मतलब उधर झटके झटके पड़ेंगे जी और वो गिर गिरा जाएंगे, बैलेंस आउट होगा। मुंह के जो है जबड़े के जो मसल्स हैं वो जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जिससे इनका जो जबड़ा है वो जरा जाम सा हो जाता है। तो इन झटकों को आप कह रहे होते हैं जी एपिलेप्सी। ठीक है जी, ये जेनेटिक भी होता है, माँ बाप से औलादों को भी मुंतकिल होता है, कई रीजन से इसके, जेनेटिक भी होता है, ब्रेन में कोई ट्यूमर बन जाए उससे भी हो रहा होता है, या फिर डेवलपमेंट के दौरान कोई इशू आ जाए उससे भी हो रहा होता है। ठीक है जी, सीएनएस में कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं उससे भी होता है, कई रीजन है। फिर थोड़े बाद वो खुद ही सही हो जाते हैं, थोड़े बाद जो है वो इम्पल्सिस जो है जो एकदम एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहे हैं इम्पल्सिस का, ये थोड़े बाद खुद ही सही हो जाते हैं और फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं बंदे। काफी कॉमन है जी, अक्सर हमने देखा है बाज लोगों को ये अल्जाइमर्स जो है उनके जो झटके पड़ रहे होते हैं वो यानी बहुत ज्यादा ही नर्व इम्पल्स निकलते हैं, तो उससे जो इनको सीजर्स आ रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा मार्क होते हैं, बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, हमें महसूस होता है। बाज लोगों को ये जो इम्पल्सिस होते हैं वो ज्यादा एकदम से नहीं निकलते, तो उनको जो है वो झटके ज्यादा नहीं आते, आंखों के आगे थोड़ा सा अंधेरा सा आ जाता है, फिर दोबारा वो नॉर्मल हो जाते हैं। इस बीमारी को हम कह रहे होते हैं एपिलेप्सी। इसमें जो है वो कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जी, एंटी कन्वल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दी जाती हैं, जिससे जो है इनके सीजर्स को, इनके झटकों को प्रिवेंट किया जा रहा होता है, रोका जा रहा होता है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं एपिलेप्सी। तो ये तीन डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास, नर्वस डिसऑर्डर, एक एल्जाइमर है, एक पार्किंसन है और एक एपिलेप्सी है। शुरू के जो दो हैं वो एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जबकि एपिलेप्सी का ताल्लुक जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है, माँ बाप से औलादों को भी मुंतकिल होता है, जरूरी नहीं है कि ये बूढ़ों को हो, जो यंग बच्चे होते हैं उनको भी हो सकता है।
सो यहाँ पर हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है। अब हम जो है वो अपने दूसरे कोऑर्डिनेशन की तरफ आएंगे, जिसको हमने नाम दिया हुआ था एंडोक्राइन सिस्टम का। तो अब हम एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं जी। आपको याद होगा हमने इस चैप्टर में शुरू में पढ़ा था जी कि दो तरह के कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है और एक कहलाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन के मायने समझाए थे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ मिलकर काम कर रहा होगा, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को काम करने का ऑर्डर जारी कर रहा होगा। इन चीजों को हम कह रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन। और हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है वो दो तरह की होती है। या तो एक कोऑर्डिनेशन ऐसी होती है जिसमें ऑर्गन जो है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को जब मैसेज कन्वे करेगा तो वो एक इम्पल्स की सूरत में कन्वे करता है, और उस कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। जबकि दूसरी होती है जी केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो एक हॉर्मोन्स की सूरत में, एक केमिकल की सूरत में मैसेज कन्वे होता है। तो मैसेज जो है कन्वे होगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जो मैसेज भेजा जाएगा वो आएगा जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस। इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस। एक केमिकल सब्सटेंस जो है एक ऑर्गन डिस्चार्ज करेगा और वो केमिकल सब्सटेंस कहलाता है हार्मोन। फिर ये हार्मोन ब्लड के जरिए जो है वो दूसरे ऑर्गन तक जाएगा, और जैसे दूसरे ऑर्गन को ये हार्मोन मिल जाएगा तो वो फिर जो है अपना काम करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ एक ऑर्गन ने दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट किया, एक ऑर्गन ने दूसरे ऑर्गन को मैसेज कन्वे किया, तो ये कोऑर्डिनेशन हो गई। और एक केमिकल सब्सटेंस की शक्ल में किया है तो इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। मिसाल के तौर पे अगर ये एक ऑर्गन है, मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्गन है ए, एक ऑर्गन है ये बी। अब ए ने बी को पैगाम भेजना है जी कि बी अपना काम करे। फॉर एग्जाम्पल बी ने जो है अपना काम करना है, लेकिन ये काम करेगा जब तक ए से इसको पैगाम नहीं मिलता। तो अब ए क्या करेगा, एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा ब्लड के अंदर। इस केमिकल सब्सटेंस को आप कहते हैं हार्मोन। अब वो ब्लड में मिक्स हो जाता है जी, और फिर ब्लड जब फ्लो करके इस बी ऑर्गन तक आएगा तो बी ऑर्गन को वो हार्मोन रिसीव हो जाएगा। अब जैसे बी ऑर्गन को वो हार्मोन रिसीव होगा अब भी अपना काम शुरू कर देगा। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन जिसमें इम्पल्स के बजाय केमिकल सब्सटेंस जो है वो टेक पार्ट ले रहा है जी, वो हिस्सा ले रहा है, इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रिमिटिव टाइप की होती है, यानी कि ये प्लांट वगैरह सब में है जी। ऑल ऑर्गेनिजम्स कंटेन दिस कोऑर्डिनेशन। तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। हमने देखा इसी चैप्टर में कि प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सारों में केमिकल कोऑर्डिनेशन जरूर होगी। बट जो वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ी एडवांस टाइप होती है, वो सिर्फ एनिमल्स में मिलती है। ये इनके जो एक्शंस होते हैं वो बड़े स्लो होते हैं, बहुत ही स्लो काम करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है ब्लड में आएंगे, ब्लड को फ्लो करने में टाइम लगेगा। निस्बतन नर्व इम्पल्सिस वाली जो कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, वो बड़ी फास्ट होती है, क्योंकि नर्व इम्पल्स में यानी कि करंट का जो स्पीड होती है वो अच्छी खासी होती है निस्बतन ब्लड फ्लो के। तो ये स्लो होते हैं और इनके जो एक्शंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। परमानेंट एक्शन होंगे, यानी कि इन केमिकल कोऑर्डिनेशन के नतीजे में अगर जो ऑर्गन काम करेगा वो परमानेंट बेसिस पर होगा, वो मुस्तकिल उसके काम हो जाएगा, रिवर्स नहीं होगा। ठीक है जी। तो स्लो प्रोसेस होता है ये, और परमानेंट एक्शन जनरेट कर रहा होता है, तमाम ऑर्गेनिजम्स में होती है इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और इसमें जो इसमें जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस की सूरत में होती है जिसको आप कहते हो हार्मोन्स। अब आपकी बॉडी में, इंसानों की बॉडी में ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है ये बकायदा एक पूरा सिस्टम मैनेज कर रहा है इसको, और उस सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एक एंडोक्राइन सिस्टम नाम से एक सिस्टम है। जैसे अभी हमने इसी चैप्टर में देखा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए आपकी बॉडी में पूरा सिस्टम है जी, जिसको आपने नाम दिया नर्वस सिस्टम। सिमिलरली आपकी बॉडी की जितनी भी केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एक सिस्टम के तहत हो रही है, एक सिस्टम उसको मैनेज कर रहा है, और उस सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और इस सिस्टम में क्या मौजूद है जी, इस सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद है। एंडोक्राइन कंसिस्ट ऑफ दिस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ it is consist of glands called endocrine glands. Endocrine glands। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं जी, वो ग्लैंड्स जो ये हार्मोन्स बनाएंगे। ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए जो सब्सटेंस यूज हो रहा है, केमिकल सब्सटेंस हार्मोन, ये जो ग्लैंड्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड।
और तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड को अगर आप कंबाइन कर लें तो ये बनता है सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब जरा ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में ग्लैंड्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर ये एंडोक्राइन सिस्टम पर बात करेंगे। तो पहले ग्लैंड्स की बात करते हैं। व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स क्या है जी? आपकी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे खास ऑर्गन्स हैं जो कोई केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे, कोई सा भी एक केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे जिसके अंदर हार्मोन्स होंगे या एंजाइम्स होंगे, बहरहाल एक केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे जिसको हम कह रहे होते हैं जूस। ठीक है जी। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, मैं अभी आपको एग्जाम्पल में नाम देता हूँ। तो ग्लैंड्स क्या होगा जी? ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो सेक्रीट करते हैं, बनाते भी हैं, खारिज भी करते हैं जी क्या? सम केमिकल सब्सटेंस, सेक्रीट केमिकल सब्सटेंस। ग्लैंड्स क्या है जी? आपकी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एक खास किस्म के केमिकल सब्सटेंस को बनाएंगे और उसको डिस्चार्ज करते हैं। अब हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, या यूं कह लें कि हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपना जो केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे वो एक नाली के जरिए, एक डक्ट के जरिए अपने टारगेट ऑर्गन तक भेजेंगे। टारगेट ऑर्गन क्या होगा? वो ऑर्गन जहां पर इस केमिकल सब्सटेंस को काम करना है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये एक ग्लैंड है, सपोज करें एक ऑर्गन है जी ए के नाम से, ये ग्लैंड है। अब यहाँ से ये एक नाली निकल रही है, एक डक्ट निकल रही है और ये एक दूसरे ऑर्गन तक जा रही है। अब इस ए ग्लैंड ने अपना एक केमिकल सब्सटेंस बनाया, वो इस नाली के जरिए होता हुआ इस बी ऑर्गन तक आया और यहाँ पर वो अपना एक्शन कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पर वो एंजाइम, वो जो केमिकल सब्सटेंस बना है उसका जो भी काम होगा वो यहाँ इस बी ऑर्गन पर हो रहा होगा, तो ये बी ऑर्गन उसका टारगेट ऑर्गन कहलाएगा। तो ऐसे ग्लैंड जो अपना जो जूस बनाते हैं वो एक नाली के जरिए ट्रांसपोर्ट करें टू द टारगेट ऑर्गन, दे आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है जी। इस डायग्राम को मिटाता हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ आपको। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो गए? ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू डक्ट, ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने केमिकल सब्सटेंस को थ्रू डक्ट। डक्ट मतलब नाली, एक नाली के जरिए जो है वो इसको जो है अपने टारगेट ऑर्गन तक खारिज करते हैं। और इनका जो केमिकल सब्सटेंस होता है उनको हम फिर नाम देते हैं इंजाइम्स का, इंजाइम्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो गए? ऐसे ग्लैंड्स जो इंजाइम्स बनाते हैं और ये इंजाइम्स एक नाली के जरिए अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है, उसको आप कहते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड। मिसाल के तौर पे ये जो पेंक्रियास होता है, ये सपोज करें आपने डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ा है जी, ये पेंक्रियास है। पेंक्रियास से एक डक्ट निकल रही होती है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। अब पेंक्रियास जो है वो एक जूस बनाता है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, और उसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, माइलेज, ट्राइप्सिन, लाइपेज। वो जो पेंक्रियाटिक जूस जो बना वो इस नाली के जरिए ड्यूडेनम में आ जाता है और ड्यूडेनम में मौजूद होता है फूड पार्टिकल्स, उन पर ही अपना एक्शन करता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि ये जो ग्लैंड है ये एक डक्ट के जरिए अपने टारगेट ऑर्गन तक अपने केमिकल सब्सटेंस को डिस्चार्ज कर रहा है। तो हम इस पेंक्रियास को क्या कहेंगे? इट विल बी एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसने जो जूस बनाया है, जो केमिकल सब्सटेंस बनाया, उसमें जो मौजूद थी चीजें जिन्होंने काम करना था उनको हमने क्या नाम दिया? इंजाइम्स। ठीक है जी। तो ये हो गया जी एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ये ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होती, डक्ट लेस ग्लैंड होते हैं, कोई डक्ट नहीं होती, डक्ट लेस ग्लैंड। तो अब जब ये अपना केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे दे आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। तो जब ये हॉर्मोन्स बनाएंगे तो अब इनके पास तो नाली नहीं है, अपने टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचाए? तो ये उसको डिफ्यूज कर देते हैं ब्लड में, ब्लड में उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, डिफ्यूज इनटू ब्लड। और फिर ब्लड जो है वो फ्लो करते हुए इनके टारगेट ऑर्गन तक जाएगा और टारगेट ऑर्गन पर जाके ये हार्मोन अपना काम करना शुरू कर देंगे। हार्मोन्स एंजाइम्स केमिकली एक जैसे हैं, समझ लो। दोनों हार्मोन्स भी जो है वो प्रोटीन से ज्यादातर बने हुए होते हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करते हैं। हार्मोन्स का भी यही मामला है। हार्मोन्स भी आपके ब्लड के साथ तमाम ऑर्गन तक जाएंगे, लेकिन जिस ऑर्गन पर काम करना है सिर्फ वहीं पर ही जाके ये एक्टिव हो जाएंगे, बाकी जगहों पर ये जाया हो रहे होते हैं।
तो ये हार्मोन एंजाइम्स स्पेसिफिक हैं बच्चों के। एक ब्लड के जरिए जा रहा होता है तो उसको हमने हार्मोन्स कहा हुआ है, एक टेक्स्ट के जरिए जा रहा होता है तो उनको हमने एंजाइम्स कहा हुआ है। तो अभी जो मैंने आपको ऊपर एक्सोक्राइन सिस्टम वगैरह बताया है, जो आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है वो इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए हो रही होती है। ये डकलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनकी जो डिस्चार्ज होती है, जिनका जो हार्मोन होता है वो ब्लड में निकल जाता है और फिर ब्लड फ्लो करते हुए इनके टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाता है। ठीक है जी, मिसाल मैं आपको बता देता हूँ, वैसे हमने एंडोक्राइन सिस्टम डिटेल में पढ़ना है तो हम इन सारों को पढ़ लेंगे। पेंक्रियास नाम का आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद है बॉडी में, पेंक्रियास है। उसके बाद हमें हाइपोथैलेमस पढ़ना है इस कैटेगरी में। हाइपोथैलेमस हालांकि आपने पढ़ा है ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस क्या था? ब्रेन का पार्ट था। लेकिन हाइपोथैलेमस जो है वो कुछ हॉर्मोन्स भी बनाता है, लिहाजा जब हॉर्मोन्स बना रहा है, उन हॉर्मोन्स को ब्लड में डिस्चार्ज कर रहा है, सो हम इसको भी एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे। इसी तरह एक ग्लैंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहलाते हैं जी। ये भी अपने कुछ हॉर्मोन्स बनाएगा और ब्लड में डिस्चार्ज कर देगा। एक कहलाते हैं पैराथायराइड हार्मोन, वो पैराथायराइड ग्लैंड। ये भी जो है वो एक हॉर्मोन्स बनाएगा जिनको ब्लड में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सारे वही हैं, एंडोक्राइन, डक्ट नहीं होगी, अपने हॉर्मोन्स को ब्लड में डिस्चार्ज करेंगे। फिर पैराथायराइड के बाद हमें एक पढ़ना है एड्रीनल ग्लैंड, ये हमारी किडनीज के ऊपर पाया जाता है, ये भी हॉर्मोन्स बताता है, बनाता है। फिर पेंक्रियास को पढ़ेंगे हम। अब पेंक्रियास इज कंफ्यूजेबल। पेंक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इसके पास डक्ट होती है, ये जो अपने एंजाइम्स बनाता है वो डक्ट के जरिए डिस्चार्ज करता है। ये अपने पास हॉर्मोन्स भी बनाता है, इसके पास कुछ खास सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इसलेट्स ऑफ निंगरहैम्स। वो कुछ हॉर्मोन्स भी बनाते हैं और वो हॉर्मोन्स डक्ट के जरिए नहीं, वो डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो उस एतबार से ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो गया। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड के बाद पेंक्रियाटिक ग्लैंड, पेंक्रियाटिक ग्लैंड के बाद जो गॉनड्स होते हैं वो भी हमारे जो है वो पेंक्रियाटिक, यानी वो जो गॉनड्स होते हैं, आपने पढ़ा है जी, वो गैमेट्स बनाते हैं। मेल गॉनड्स अलग होता है, फीमेल गॉनड्स अलग होता है, और ये गैमेट्स बनाते हैं, लेकिन ये गॉनड्स हॉर्मोन्स भी बनाते हैं और वो हॉर्मोन्स ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं। सो इस एतबार से ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। थायमस ग्लैंड पढ़ेंगे हम जी, थायमस ग्लैंड पढ़ेंगे एक हम। पीनियल बॉडीज या पीनियल ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम। ये कुछ ग्लैंड हैं जो हमने पढ़ना है, थायमस ग्लैंड हो गया और पीनियल ग्लैंड। तो ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में ना ये तमाम ग्लैंड्स आते हैं जी। और इन तमाम ग्लैंड्स को अगर आप मिलाएं, ऑर्गन्स को आप मिलाएं, तो कौन सा सिस्टम बनेगा? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इन तमाम ग्लैंड्स को मैनेज कर रहा होगा। इन तमाम ग्लैंड्स को कब किसने क्या डिस्चार्ज करना है वो सब जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। तो ये ग्लैंड्स होते हैं जी। दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है जी? आपकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन को पैगाम मैसेज कन्वे करेगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। इट इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हिच occurs in all living organisms. The action of this coordination is slow but permanent. आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिस्टम होता है उसको आप कहते हो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सब्सटेंस बना रहे होते हैं दैट आर कॉल्ड हार्मोन्स। मैंने आपको ग्लैंड बताया, ग्लैंड्स क्या है जी? ऐसे ऑर्गन्स है आपकी बॉडी में जो कोई केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे, स्पेशल सब्सटेंस बनाते हैं, आइदर हार्मोन्स हो सकते हैं वो, या एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जूस की शक्ल में होते हैं। उसके बाद ग्लैंड्स की दो टाइप है। अगर डक्ट मौजूद होती है, डक्ट के जरिए ये अपने अपने जो जूस होता है उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, तो इनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इनके जूस में जो सब्सटेंस होगा उसको हम कहेंगे एंजाइम्स। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डकलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, इनमें डक्ट नहीं होती। सो ये जो सब्सटेंस बनाते हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। फिर ब्लड इनको जो है टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएगा और टारगेट ऑर्गन पर जाकर ये काम करेंगे। बिल्कुल एंजाइम्स की तरह हार्मोन्स भी स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक हार्मोन है थायराइड, थायराइड का एक हार्मोन होता है, उसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन का काम होता है कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होती है उसको हड्डियों में डिपॉजिट कराएगा। तो बस वो यही काम करेगा, आपके ब्लड में से ही कैल्शियम को लेगा और हड्डियों में डिपॉजिट कराएगा, ये नहीं है। हाँ, ब्लड के साथ थायरॉक्सिन कैल्सिटोनिन जो है वो बाकी जगहों पे भी जाएगा ना। आपका ब्लड जाएगा किडनीज तक, दिल तक, तो वहां पे थायराइड भी जा रहा होगा। लेकिन थायराइड वहां जाकर के अपने आप का काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। जब ये हड्डियों के पास जाएगा तो फिर ये ब्लड में से कैल्शियम लेगा और हड्डियों को डिपॉजिट करा देगा। ठीक है जी। तो ये हार्मोन्स स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए होते हैं।
तो इन हार्मोन्स के जो ग्लैंड होते हैं जहां से ये बन रहे हैं ना, इनकी फैक्ट्री, दे आर कॉल्ड दी एंडोक्राइन ग्लैंड। और पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को अगर आप मैनेज कर लें, एक सिस्टम बनाए, तो उस सिस्टम को हम कह रहे होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में इन एंडोक्राइन सिस्टम्स को अब हम जरा डिटेल में देखेंगे। सारे एक ही क्लास में हमने कोशिश करनी है कि सारे ग्लैंड्स को कवर कर लेना है। तो इंशाल्लाह अब हम ये नेक्स्ट क्लास में ऐसे एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी ग्लैंड हैं सबको देखेंगे जी, कहाँ कौन सा ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, कौन से इनके हार्मोन्स हैं, एंड व्हाट आर द एक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स। ठीक है जी, इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।